आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प खंगालने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हम इंसान अपने आसपास की दुनिया यानी प्रकृति से कैसे और क्या-क्या सीख सकते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे प्रकृति के करोड़ों सालों के अनुभव ने हमें खेतीबाड़ी से लेकर कंप्यूटर बनाने तक हर चीज में नए आइडिया दिए हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन क्या है? प्रकृति के वो आजमाए हुए नुस्खे समझना जिनकी नकल करके हम बेहतर, टिकाऊ और कह सकते हैं समझदारी से जीना सीख सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, प्रकृति के पास करीब 3.8 अरब साल का R&D है। हाँ, 3.8 अरब साल। मतलब जो फेल हुआ वो तो फॉसिल बन गया। बिल्कुल, और जो आज हमारे आसपास है वही तो जीने का असली परखा हुआ तरीका है, अक्सर हम वो वेल्क्रो का उदाहरण सुनते हैं। जो कपड़ों में चिपकने वाले बीज से आया था। हाँ, वो छोटा सा उदाहरण है, पर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है ना? तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं और देखते हैं कि प्रकृति की प्रयोगशाला से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। जरूर। तो शुरुआत इस बड़े आइडिया से करते हैं कि हमें सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं जानना, बल्कि प्रकृति से सीखना है। उसे एक टीचर की तरह, एक मेंटर की तरह देखना। ये नजरिए में बदलाव आपको क्यों लगता है इतना जरूरी है? ये दिलचस्प है कि ये सोच अब जोर पकड़ रही है। देखिए, इतिहास में पहले खेती आई, फिर साइंस, इंडस्ट्री, इन सब ने हमें एक तरह से ये सिखाया कि हम प्रकृति से अलग हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उसे काबू करना। हाँ, फ्रांसिस बेकन जैसे लोगों ने तो कहा भी था कि भाई प्रकृति को तड़पाओ ताकि वो अपने राज उगल दे। हमने उसे बस एक संसाधन की तरह देखा, पर अब एहसास हो रहा है, खासकर जब हम अपनी बनाई मुश्किलों में फंस रहे हैं, कि प्रकृति के अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अच्छा। प्रकृति कुछ बुनियादी उसूलों पर चलती है। आप कह सकती हैं उसकी कामयाबी का राज है, मोटे तौर पर देखें तो। क्या है वो उसूल? पहला तो ऊर्जा। प्रकृति सूरज की रोशनी पर चलती है और उतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल करती है जितनी जरूरी हो, कोई फिजूल खर्ची नहीं। ठीक है। फिर है डिजाइन। चीजों की बनावट हमेशा काम के हिसाब से होती है, हर आकार का एक मकसद होता है। फिर रिसाइकलिंग। प्रकृति में कुछ भी कचरा नहीं होता। कुछ भी नहीं। जी नहीं, हर चीज दोबारा इस्तेमाल हो जाती है, सब कुछ घूम फिर कर सिस्टम में वापस आ जाता है। फिर तालमेल। यहाँ सहयोग को बढ़ावा मिलता है। विविधता मतलब अलग अलग तरह के जीव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। और चीजें स्थानीयता पर जोर देती हैं। जीव अपने माहौल के हिसाब से ढलते हैं। और शायद सबसे अनोखी बात, प्रकृति सीमाओं का इस्तेमाल करती है। हद से ज्यादा बढ़ने पर अंदर से ही रोक लगती है। ये आखिरी बात, सीमाओं का इस्तेमाल करना, ये शायद हम इंसानों को समझना सबसे मुश्किल लगता है। हम तो हमेशा हदें तोड़ने की बात करते हैं, लिमिट्स को पार करने की। बिल्कुल। जबकि प्रकृति जैसे कह रही हो कि असली क्रिएटिविटी और कुशलता तो सीमाओं के अंदर रह कर आती है। जैसे वो मोंटाना में ग्रिजली भालू वापस लाने पर बहस हुई थी। हाँ, मैंने सुना था। कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, सबसे ऊपर नहीं। हमें प्रकृति को कंट्रोल करने के बजाय उससे सीखने की जरूरत है, ताकि हम इस धरती पर सही ढंग से फिट हो सकें। सही कहा। जैसे किसी ने कहा था, शहर में सीखने को अब ज्यादा नहीं बचा, जंगल में वापस जाने का वक्त है। हाँ, बिल्कुल। यही सोच तो बायोमिमिक्री की जड़ है। चलिए इसी सोच को अपनी एक बुनियादी जरूरत पर लगा कर देखते हैं, खाना उगाना। आजकल की खेती देखिए, मीलों तक एक ही फसल, सीधी कतारें, है ना? हाँ, और ढेर सारा केमिकल, खाद, कीटनाशक। नतीजा क्या है? मिट्टी खराब हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि 1 कैलोरी खाना उगाने में हम करीब 10 कैलोरी जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा लगा देते हैं। हम तो एक तरह से तेल से खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसकी तुलना प्रकृति के तरीके से करें, जैसे अमेरिका के घास के मैदान, प्रेयरी। वहां कितनी तरह के पौधे एक साथ उगते हैं। विविधता। हाँ, विविधता। खासकर वो बारहमासी पौधे। उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, उसे बनाती हैं, बिगाड़ती नहीं। कैंसास में द लैंड इंस्टीट्यूट यही काम कर रहा है। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो? वो ऐसी अनाज की फसलें बनाने की कोशिश कर रही हैं जो प्रेयरी की तरह बारहमासी हों। मतलब हर साल बोना ना पड़े और मिट्टी बची रहे। अरे वाह, ये कैसे मुमकिन है? 2 तरीके हैं। या तो जंगली बारहमासी पौधों की पैदावार बढ़ाओ, या फिर हमारी जो फसलें हैं जैसे गेहूं, उनको उनके जंगली बारहमासी रिश्तेदारों के साथ क्रॉस कराओ, ताकि वो सर्दी झेलना सीख जाएं, बिना जुताई के उगना सीख जाएं। मतलब लक्ष्य साफ है, मिट्टी बचाओ और केमिकल पर निर्भरता कम करो। जी।
और भी तरीके हैं, जैसे पर्माकल्चर। ये कहता है कि जमीन से क्या निचोड़ें ये मत सोचो, ये देखो कि जमीन खुद क्या देना चाहती है। ऐसे सिस्टम बनाओ जो कम देखभाल में चलें, आत्मनिर्भर हों। एक न्यू अल्केमी फार्म था, उन्होंने तो जंगल कैसे धीरे धीरे विकसित होता है उसी की नकल करके खाने का पूरा सिस्टम डिजाइन किया था। हर चीज के कई काम, पेड़ छाया भी दे, खाद भी और फल भी। अच्छा, मतलब मशीनों का काम जीव जंतु और पौधे करें। हाँ, काफी हद तक। और गर्म इलाकों में भी जंगल जैसे खेती के सिस्टम बन रहे हैं। कई स्तरों पर फसलें, ऊंचे पेड़, फिर झाड़ियां, फिर जमीनी पौधे। 12 मासी फसलें मिट्टी बचाती हैं, पोषण लौटाती हैं, पानी संभालती हैं। तो मतलब सबक ये है कि खेती को फैक्ट्री की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह देखें। बिल्कुल, जो अपने इलाके के हिसाब से ढले। इससे मिट्टी भी बचेगी, तेल पर निर्भरता कम होगी और गांव के लोगों को भी फायदा होगा। खेती के बाद जाहिर है सवाल आता है ऊर्जा का। प्रकृति का पावर हाउस तो सूरज है। हाँ, और पौधे इस धूप को पकड़ने में उस्ताद हैं। पानी में तैरने वाला छोटा सा डकवीड भी। मैंने पढ़ा कि हमारे बेस्ट सोलर पैनल से कहीं ज्यादा, करीब 95% कुशलता से धूप सोख लेता है। हाँ, ये कमाल है। सोचिए, हमारा सारा खाना, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल भी जो पुराने पौधों से ही बना है, वो सब मूल रूप से फोटोसिंथेसिस की ही देन है। और हमने क्या किया? आग खोजी। पर आज भी हम ऊर्जा के लिए मौलता चीजें जला ही रहे हैं। कोयला, गैस, पेट्रोल। नतीजा क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, पौधे ये काम बिना जलाए करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो पानी को तोड़ते हैं, सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, एटीपी नाम के मॉलिक्यूल में। ये कैसे होता है? ये सब कोशिका की एक पतली सी झिल्ली होती है, उसके आर पार बिजली के चार्ज का फर्क पैदा करके होता है। समझिए, ये प्रकृति की अपनी सुपर एफिशिएंट सोलर बैटरी है। और वैज्ञानिक इसी की नकल करने में लगे हैं। कर देती हैं। अच्छा, और ये कितने कुशल हैं? उनका जो पेंटाड वाला अणु है, वो तो करीब 83% तक कुशल पाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। सच में? सोचिए इसके क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत फायदे। अणुओं के लेवल पर छोटी छोटी सोलर बैटरी बन सकती हैं। पानी तोड़कर साफ हाइड्रोजन फ्यूल बन सकता है। सूरज की रोशनी से सीधे केमिकल बन सकते हैं, बिना ज्यादा गर्मी या जहरीले पदार्थ इस्तेमाल किए। बिना प्रदूषण के? हाँ, यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर कंप्यूटर स्विच भी। सोचिए, प्लास्टिक या दवा बनाने के लिए बड़े कारखानों की जगह छोटे बर्तन हो जो धूप में रख के काम करें। लेकिन एक दिक्कत है, बिखरी हुई धूप को इकट्ठा कैसे करें? सही सवाल। पौधे इसके लिए खास एंटीना मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, पिगमेंट। एक रिसर्चर थे जेम्स गुवाइलेट, उन्होंने ऐसे ही नकली पॉलीमर एंटीना बनाए। अच्छा। हाँ, जो रोशनी सोख कर एक जगह जमा करते हैं। उन्होंने इन्हें फोटोजाइम कहा है। ये पानी में तैरते हुए नन्हे रिएक्टर जैसे हैं जो धूप से केमिकल रिएक्शन चलाते हैं, जैसे विटामिन डी बनाना। किसी ने इसे नकली डकवीड भी कहा था। हाँ बिल्कुल, प्रकृति का तरीका कितना सरल और कारगर है। धूप को पकड़ो और उससे काम लो, बिना प्रदूषण के। ऊर्जा के बाद अब देखते हैं कि प्रकृति चीजें बनाती कैसे हैं। हम इंसान तो फैक्ट्री में, जहरीले केमिकल, बहुत ज्यादा दबाव। बिल्कुल, और प्रकृति वो तो सामान्य तापमान पर पानी में ही कमाल की चीजें बना लेती है। समुद्र में मिलने वाला एबेलॉन शंख देखा है? हाँ, सुना है, बहुत मजबूत होता है। हमारे बेस्ट सिरेमिक से 2 गुना मजबूत। और मकड़ी का रेशम वजन के हिसाब से स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत। 5 गुना? हाँ, और सीप का गोंद पानी के अंदर भी चिपक जाता है। ये सब कैसे होता है? वही तो, क्या राज है इसके पीछे? प्रकृति के पास कुछ खास तरकीबें हैं। एक है सोची समझी बनावट, मतलब ऑर्डर्ड हायरार्की। हर लेवल पर डिजाइन का एक मकसद होता है, एटल से लेकर पूरी चीज तक। जैसे हमारी हड्डियां या लकड़ी की बनावट। सुना है डायनासोर की रीढ़ की हड्डी की बनावट देखकर ही इंजीनियरों को आई बीम का आइडिया आया था। हाँ, ये एक उदाहरण है। दूसरी तरकीब है खुद ब खुद जुड़ना, सेल्फ असेंबली। हम चीजें ऊपर से तराशते हैं, प्रकृति नीचे से जोड़कर बनाती है। नीचे से जोड़कर मतलब? वो ऐसे मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स डिजाइन करती है जो अपने आकार और चार्ज की वजह से खुद ही सही जगह पर जुड़ जाते हैं। जैसे स्मार्ट लेगो ब्रिक्स हो जो अपने आप जुड़ जाएं। वाह! इससे ऊर्जा बचती है, गलती की गुंजाइश कम होती है। और तीसरी तरकीब है ढांचे का इस्तेमाल, टेम्पलेटिंग। प्रकृति अक्सर प्रोटीन का एक ढांचा या टेम्पलेट बनाती है जिस पर मिनरल आकर सही तरीके से जमते हैं। जैसे
एबलॉन शंख में? बिल्कुल। उसमें प्रोटीन एक वॉलपेपर जैसा बनाते हैं जिस पर कैल्शियम के कण चिपक कर मोती जैसी चमकदार और मजबूत परत बनाते हैं, नेक्रे। अच्छा, तो वैज्ञानिक इनकी नकल कैसे कर रहे हैं? कोशिशें जारी हैं, जैसे एबलॉन शंख की नकल करके मजबूत सिरामिक बनाना। वो शंख बनाने वाले प्रोटीन पहचान रहे हैं, बैक्टीरिया से उन्हें बनवा रहे हैं और फिर उनसे कोटिंग बना रहे हैं। कोटिंग? हाँ, या फिर ऐसी पतली परतें सैम्स बनाना जो खुद ब खुद सतह पर जम जाए, जैसे कार की विंडशील्ड पर पानी न टिकने वाली कोटिंग। 3D प्रिंटिंग से भी परत दर परत ऐसी जटिल चीजें बनाने की कोशिश हो रही है। और वो पानी में चिपकने वाला सीप का गोंद, उसका क्या? पता चला है कि उसमें डोपा नाम का एक खास अमीनो एसिड है। वो उसे पानी में भी चिपकने और अंदर से मजबूत रहने में मदद करता है। सोचिए, इससे सर्जरी के लिए ग्लू बन सकता है। कमाल है, नावों की मरम्मत भी हो सकती है। मकड़ी कैसे पेट के अंदर लिक्विड प्रोटीन को इतने कमाल के धागे में बदल देती है। अगर हम ये सीख लें तो शायद प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक फाइबर की जरूरत कम हो जाए। बिल्कुल, यही तो मकसद है। प्रकृति हमें सिखा रही है कि जहरीले केमिकल और भारी ऊर्जा खर्च किए बिना भी सामान्य तापमान पर बेहतरीन चीजें बनाई जा सकती हैं। हमारे उद्योगों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। चीजें बनाने के बाद अब जरा सेहत की बात करें। ये जानकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जानवर सिर्फ खाना नहीं चुनते, अपनी दवा भी चुन लेते हैं। हाँ, ये सच है। पौधे अपनी रक्षा के लिए केमिकल्स बनाते हैं, तो शाकाहारी जानवरों को सीखना पड़ता है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं। ये एक जटिल खेल है। और वो सीखते हैं। बंदर जानते हैं कौन सी पत्तियां जहरीली हैं। हाँ, कुछ बंदर खास तरह की मिट्टी खाते हैं, शायद मिनरल के लिए। ये समझ थोड़ी पैदाइशी होती है, स्वाद या गंध से, और थोड़ी सीखी हुई होती है माँ से, झुंड से या खुद प्रयोग करके। और फिर आती है जूफार्माकोग्नोसी, जानवरों का खुद अपना इलाज करना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प फील्ड है। चिंपांजी पेट के कीड़ों के लिए खास कड़वे पौधे वर्नोनिया का गूदा खाते हैं। कुछ खुरदुरी पत्तियां एस्पिलिया बिना चबाए निगल जाते हैं। बिना चबाए? क्यों? शायद पेट साफ करने के लिए, जैसे कोई ब्रश काम करता हो। ब्राजील के मुरीकी बंदर प्रजनन के मौसम में खास फलियां खाते हैं जिनमें हार्मोन जैसे केमिकल होते हैं। तो इससे हमें नई दवाएं खोजने में मदद मिल सकती है। यकीनन, हमारी 40% दवाएं तो पौधों से ही आती हैं। जानवरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किन पौधों में औषधीय गुण हो सकते हैं। इसे बायो रैशनल ड्रग प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रकृति के संकेतों का इस्तेमाल करके दवाएं खोजना। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ एक और तरीका है। और सिर्फ पौधे ही नहीं, समुद्र के जीव या मुश्किल हालात में रहने वाले जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, वो भी नए केमिकल के खजाने हो सकते हैं। प्रकृति की अपनी फार्मेसी बहुत बड़ी है। अब आते हैं कंप्यूटिंग पर। हमारे कंप्यूटर तेज हैं, पर एक बार में एक ही काम करते हैं, लीनियर और नाजुक भी होते हैं। हाँ, जबकि प्रकृति का कंप्यूटिंग सिस्टम वो एक साथ कई काम करता है, पैरेलल है, मजबूत है और खुद को बदल भी सकता है, इवॉल्व हो सकता है। एक वैज्ञानिक थे माइकल कॉनराड। उनका आइडिया था कि प्रकृति लॉजिक से नहीं, फिजिक्स से कंप्यूटिंग करती है। जैसे पहेली के टुकड़े अपने आप फिट होते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसे आकार आधारित कंप्यूटिंग कह सकते हैं। प्रोटीन का मुड़ना, एंजाइम का काम करना, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल भेजना, ये सब आकार पर निर्भर है। चाबी ताला फिट होने जैसा। आकार पर आधारित। हाँ, एक अकेला नर्व सेल भी हजारों इनपुट लेकर एक फैसला करता है। वो खुद में एक छोटा जटिल केमिकल कंप्यूटर है। अच्छा, तो इसी आइडिया पर नए कंप्यूटर बन रहे हैं? हाँ, कई तरह के, जैसे डीएनए कंप्यूटिंग। डीएनए के धागों की खुद ब खुद जुड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करके मुश्किल गणितीय समस्याएं हल की जा रही हैं। डीएनए से कंप्यूटिंग? हाँ, एक रिसर्चर ने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हल की थी। इसमें अरबों जवाब एक साथ परखे जा सकते हैं। सोचिए, कितने सारे छोटे छोटे जैविक कैलकुलेटर एक साथ काम कर रहे हों। ये तो बिल्कुल अलग सोच है। और एक और उदाहरण है बैक्टीरियोहोडोप्सिन नाम का प्रोटीन। ये एक बैक्टीरिया में मिलता है और रोशनी पड़ने पर अपनी स्टेट बदलता है। इसका क्या इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल 3D होलोग्राफिक मेमोरी बनाने में हो सकता है, जो आज की मेमोरी से कहीं ज्यादा डेटा रख सकेगी। बाप रे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हमारी कोशिकाओं के अंदर का ढांचा, साइटोस्केलेटन, वो भी सूचना प्रोसेस करता है, शायद क्वांटम लेवल पर। ये दिखाता है कि जीवन मॉलिक्यूलर लेवल पर कितनी जटिल गणनाएं करता है। प्रकृति का कंप्यूटर हमसे बहुत अलग है,
शायद ज्यादा स्मार्ट भी। और आखिर में बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का आइडिया ये क्या है? इसका आइडिया ये है कि हमारे उद्योगों को प्रकृति के इकोसिस्टम की तरह काम करना चाहिए। अभी हमारा तरीका क्या है? सामान निकालो, बनाओ, फेंको, एक सीधी रेखा। हाँ, लीनियर। प्रकृति का तरीका गोल चक्कर, साइक्लिकल। हर चीज वापस इस्तेमाल होती है, कुछ बर्बाद नहीं होता। जैसे जंगल अपने पत्ते गिराकर खुद ही खाद बना लेता है। तो हम एक जंगल जैसे सिस्टम से बिजनेस के लिए क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। पहला, कचरा इज इक्वल टू खाना। अपने वेस्ट को किसी और का रिसोर्स बनाओ। डेनमार्क के कल्युंडोबर्ग शहर में ऐसा होता है। एक फैक्ट्री का वेस्ट दूसरी का कच्चा माल है। अच्छा। प्रोडक्ट ऐसे बनाओ कि आसानी से खुले और रिसाइकल हो, जैसे ज़ीरोक्स या BMW कर रहे हैं। दूसरा, विविधता और सहयोग। सिर्फ कंपटीशन नहीं, सहयोग भी करो। तीसरा, कुशल ऊर्जा। सूरज जैसी साफ ऊर्जा इस्तेमाल करो, ऊर्जा बचाओ। प्रकृति की तरह कम ऊर्जा में चीजें बनाओ। चौथा, संतुलन, न कि सिर्फ ज्यादा। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय पूरे सिस्टम की सेहत देखो, चीजें टिकाऊ बनाओ। और कम सामान, ज्यादा काम, मतलब कम मटेरियल से बेहतर चीजें बनाओ। प्रदूषण रोको, जहरीले केमिकल की जगह सुरक्षित चीजें इस्तेमाल करो। संसाधन बचाओ, प्रकृति जितना दे सकती है उतना ही लो। ब्याज पर जियो, मूलधन पर नहीं। स्थानीयता पर जोर दो और सूचना का प्रवाह बनाए रखो ताकि पता चले कि सिस्टम पर क्या असर हो रहा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम आदर्श। लेकिन क्या ये बड़े पैमाने पर मुमकिन है? हमारी आज की इंडस्ट्री तो बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसे मुमकिन बनाने के लिए तरीके भी सोचे जा रहे हैं, जैसे नियम बनाना, ग्रीन अकाउंटिंग ताकि प्रोडक्ट की असली पर्यावरणीय लागत पता चले, ग्रीन डिजाइन ताकि इको फ्रेंडली चीजें आकर्षक लगें। हाँ, ये जरूरी है। और ऐसे तरीके जिनसे प्रोडक्ट के पूरे जीवन का पर्यावरण पर असर समझा जा सके, लाइफ साइकिल असेसमेंट या LCA। बदलाव मुश्किल है पर जरूरी भी। हमें बिजनेस को प्रकृति के सिस्टम की तरह गोल गोल घुमाना सीखना होगा, सीधी रेखा में चलाने की बजाय। तो आज हमने देखा कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखा सकती है। खेती को टिकाऊ बनाने से लेकर साफ ऊर्जा पाने, बेहतर चीजें बनाने, नई दवाएं खोजने, स्मार्ट कंप्यूटर बनाने और यहाँ तक कि बिजनेस चलाने के तरीकों तक। जी हाँ। निचोड़ ये है कि जिन मुश्किलों से हम आज जूझ रहे हैं, प्रकृति ने उनके हल शायद पहले ही निकाल रखे हैं। हमें बस ध्यान से देखना और सीखना है। और इसके फायदे साफ है। टिकाऊपन, कुशलता, नए आइडियाज और शायद इस धरती के साथ हमारा रिश्ता भी बदल सकता है, जहां हम लालच की जगह शुक्रगुजारी महसूस करें। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सोच बदलने की भी बात है। बिल्कुल। अब एक सवाल सुनने वालों के सोचने के लिए, अगर प्रकृति की नकल करना एक बंद पड़े सोते को खोलने जैसा है जिससे नए आइडिया और समाधान बहने लगे, तो आज हमने जिन तरीकों की बात की उनमें से कौन सा तरीका आपके अपने काम या जिंदगी में कोई नया सोता खोल सकता है? अच्छा सवाल है। कौन सी एक बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है और क्या वो आपकी किसी समस्या को देखने का नजरिया बदल सकती है? क्या ये बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही? हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।